फिर से हाजिर हूँ। मेरा नमस्कार। दोस्तों, बच्चे हमारा कल है, हमारा भविष्य है। संजीवनी कार्यक्रम में आज हम माँ के गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के पालन पोषण तक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रवीण क्वात्रा को, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है और इस क्षेत्र में 36 साल से अधिक का अनुभव है डॉक्टर प्रवीण क्वात्रा को। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद राजीव जी। डॉक्टर साहब, हर माँ का सपना होता है कि उसका होने वाला बच्चा स्वस्थ, सुंदर और गुणवान हो और अक्सर हम लोग बच्चों को भगवान की देन ही मानते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि गर्भ धारण से लेकर 9 महीने तक माँ के आचार, विचार, रहन सहन का बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहले चर्चा इसी विषय से शुरू करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि क्या माँ का जो रोल है वो बच्चे के जो गर्भ धारण से शुरू होता है या इससे भी कुछ पहले माँ का कोई भूमिका है बच्चे को जो जन्म देने से लेकर उसकी प्लानिंग को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर? राजीव जी, आपने बहुत सही बात करी है। आजकल दाम्पत्य जीवन जैसे ही शुरू होता है तो हम बच्चे की कल्पना करते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हम कैसा बच्चा ला रहे हैं। इसमें खाली माँ का ही नहीं, परिवार के और सदस्य और पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज के जमाने में हम खेत भी अगर करते हैं, गमले में एक पौधा भी लगाते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी गुड़ाई करें, इसमें धूप पानी चाहिए, इसमें खाद अच्छी चाहिए और अच्छे से अच्छा बीज डालें। लेकिन जब हम अपने घर में बच्चे की कल्पना करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमें उसके लिए भी भूमिका बनानी चाहिए। तो कम से कम 1 या 2 महीने पहले से, आज ब्रह्मचर्य की बात करूं तो बड़ी पुरानी सी बातें लगती है, लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता है, जिससे कि उनमें स्वास्थ्य अच्छा हो, सात्विक आहार लें, सात्विक विचार लें माँ बाप, और फिर जैसा बच्चा चाहते हैं उसका आवाहन करें, उसके बारे में सोचें कि हमें कैसा बच्चा चाहिए। और उसके बाद जब लेडी को महीना आता है, उसके 6 से लेकर के 16 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कंसीव कर सकते हैं, पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब ये भी पता चल जाता है कि लेडी का ओवुलेशन डे कौन सा है। तो जैसे ही पता चलता है कि ये बच्चा हम प्रेगनेंसी है, तो माँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है कि अब वो गर्भ धारण कर चुकी है, एक माँ बनने, भावी माँ बनने वाली है, तो उसके संस्कार अब कैसे होने चाहिए, इसके बारे में उसने बहुत आगे सोच के चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या सोचना है। डॉक्टर साहब, ये बहुत पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं कि संस्कार बच्चे को कैसे दिए जाए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आज भी, बल्कि आज शायद और ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि बच्चे को जो संस्कार है वो बहुत बढ़िया किस्म के दिए जाए, ताकि उसकी जो नींव है वो सही हो, तो फिर आगे चलकर जो बच्चे की इमारत खड़ी होनी है, उसकी जिंदगी की इमारत खड़ी होनी है, वो बहुत बुलंद होगी, बड़ी मजबूत होगी। तो आपके माध्यम से हम एक बात जानना चाहेंगे। संस्कार की बात हमारे धर्म शास्त्र करते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग करते हैं। माँ जो कुछ सोचती है, जो कुछ करती है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसके वैज्ञानिक क्या कुछ प्रमाण भी हमारे पास है? राजीव जी, आपने बहुत सही बात कही। आयुर्वेद में 16 संस्कार बोले जाते हैं जो बच्चे के जन्म के पहले से लेकर के और पैदा होने के बाद तक चलते हैं। ये संस्कार हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अगर आप उनको साइंटिफिक माने तो बिल्कुल सही है, और उसके बहुत साइंटिफिक रीजन होते थे कि ये संस्कार क्यों होते हैं। अब आपने पहली बात कही कि जो माँ सोचती है उसका इफेक्ट साइंटिफिकली आता है कि नहीं आता। ये तो प्रूवन हो चुका है कि जो माँ सोचती है, जैसा सोचती है, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, इसके सारे हार्मोन में ब्लड के थ्रू, और कई साइंटिफिक रीजन आ चुके हैं कि जैसे उसकी छाप पे उसकी आंखों में पड़ती है, वही उसके संस्कार धीरे धीरे बनने चल जाते हैं। जिस वातावरण में रहती है उसका इफेक्ट उसके ऊपर आता है। जैसे आजकल के वातावरण में क्या देखा गया है कि सुबह से शाम का हमारा जो रूटीन है, जो हमारी दिनचर्या है, वो ज्यादातर नेगेटिव होती जा रही है। हम एक दूसरे की ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, या टीवी सीरियल ही देख लें तो हमें नेगेटिव चीजें मिलती जाती है। हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ हो, हम चाहते ये हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल शांत स्वभाव का, खूब पढ़े, लेकिन हम माँ उस टाइम पे करती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम वो उस टाइम 9 महीनों में वो करेगी, वही संस्कार उस बच्चे के ऊपर जाते चले जाएंगे। जैसा वो सोचती है, अगर वो भय के वातावरण में रहेगी तो बच्चा भी भयभीत पैदा होएगा और उसको भी बहुत जल्दी डर लगने लग जाएगा। अगर वो
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बहुत क्रोध करती है तो आप नोट करें उसमें बच्चे में बहुत गुस्सा आएगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आजकल के बच्चों में आपने देखा होगा टीवी, रिमोट, ये सब इतनी जल्दी मोबाइल चला लेते हैं। इसका क्या रीजन है? क्योंकि आजकल की माएं ज्यादातर इन्हीं सबसे काम करती हैं, तो वो संस्कार भी उन बच्चों में आ रहे हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने खुद ही दिख रहा है, घर घर में हो रहा है। तो इसी सब चीजों को अगर हम ध्यान में रख के हम ये सोचें कि हम अपने बच्चे को कैसा पैदा करना चाहें, माँ ये सोच ले। आप ये देखिए कि कई बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उसमें क्या होता है कि दोनों वही वातावरण है, वही पैदा होने के बाद वातावरण पर दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। इसका क्या कारण है कि वो पूर्व संस्कार अपने पिछले जन्मों के कर्म बंधन लेके आए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर माँ चाहे तो उन संस्कारों में भी वो धीरे धीरे परिवर्तन ला सकती है। जैसे कि उसको क्रोध आ रहा है तो शांत रह के रहे। मान लो अगर कोई आपकी बुराई करता है, अच्छे पॉजिटिव विचार लाना शुरू कर दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, हम नेगेटिव बोलते रहते हैं, नेगेटिव वातावरण में रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ रहा है। तो आज की माओ प्लीज अलर्ट हो जाओ। आप अपने इस पीरियड के दिनों में, इन प्रेगनेंसी के दिनों में अपने शुद्ध वातावरण रखें, सात्विक भोजन खाएं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। सात्विक विचार रखें, इसका भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि जो आपका बच्चा पैदा हो पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुंदर और बहुत ही हंसता खेलता हो। यानी जो कुछ आपने सोचा, जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने अपने ये पांचों कर्म इंद्रियों से किया या मन से सोचा, वो एक छवि तैयार कर रहा है बच्चे के मस्तिष्क में। उसी तरह की एक फिल्म बन रही है और उसका प्रभाव, आपके गुणों का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर बहुत गहरा पड़ने वाला है। और माँ को ये निश्चित करना है कि मुझे अपना बच्चा कैसा चाहिए। मुझे बच्चा शांत स्वभाव वाला चाहिए, मुझे हंसमुख बच्चा चाहिए, तो फिर टेंशन से दूर रहना होगा। और अगर डरपोक बच्चा चाहिए तो फिर भय के वातावरण में रहिए। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी है वो माँ की इन चीजों पर है कि वो अपने थॉट प्रोसेस को, अपने रहन सहन, अपने आचार विचार, इनको बहुत, इनकी क्वालिटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करे। और अपने ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, आसपास प्रभाव पड़ रहा है और आपके बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। नोजिया की जो फीलिंग है, इसमें आप क्या बताते हैं कि आयुर्वेदिक स्त्री को जैसे पता चलता है वो माँ बनने वाली है, तो जनरली उसमें शारीरिक और मानसिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो आजकल प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस या नोजिया की आती है। तो उसके मैं आपको बड़े छोटे छोटे घरेलू उपाय बताऊंगी जो बड़े ट्राई एंड टेस्टेड हैं, कि जिसको मॉर्निंग सिकनेस होती है वो रात को ब्रश करके सोए और अपने पास 2-4 बिस्किट्स और पानी का ग्लास या रख ले। जैसे ही सुबह नींद खुले, सिर नहीं उठाना है, उसने सिर को बिल्कुल नहीं ऊपर उठाना, लेटे लेटे ही वो 2-3 बिस्किट खाए और 1-2 घुट पानी भी पी सकती है और 5-10 मिनट तक पैसे ही लेटी रहे। तो फिर मॉर्निंग सिकनेस में बहुत आराम मिलता है। तो दिन में नोजिया रहता है, उसके लिए नींबू को काटें, उसमें काला नमक डालें और तवे पे धीमे धीमे भूनें और उसके बाद जो उसमें बुलबुले उठेंगे उस नींबू को चाटते रहने से नोजिया में बहुत फर्क पड़ता है। और राजीव जी, इसमें सबसे जरूरी है जो लेडी है वो बहुत हल्का खाना खाए और थोड़ी थोड़ी इंटरवल में खाए। ये नहीं कि एक ही बार में पूरा पेट भर ले। अगर वो ऑफिस में काम करती है तो हरदम चेयर पे नहीं बैठी रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद मूवमेंट करे, कुछ हल्का सा खाना खाए, बीच में थोड़ी सी रेस्ट भी कर सकती है। सैर और व्यायाम ये बहुत जरूरी है स्त्री के लिए। प्राणायाम और व्यायाम मैं इसलिए कहूंगी कि सैर के संग उसमें आ जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से ये नहीं करें कि विग्रस कोई काम करें या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अवॉइड करें। लेकिन प्राणायाम बहुत जरूरी है, चाहे आप चेयर पे बैठ के गहरे सांस लें और छोड़ें, जिससे कि ऑक्सीजन आपको भी मिले और आपके बलते हुए बच्चे को भी मिले। तो ये 2 छोटी छोटी सी भी चीजें करेंगे तो एक तरह का टॉनिक आपके शरीर के अंदर पहुंचता रहता है। डाइट की डॉक्टर साहब अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माँ के लिए इस पीरियड में भी, खास तौर से। तो किस तरह की खास डाइट आप रिकमेंड करते हैं, और ऐसी डाइट भी जिसमें आप ये बताएं कि ये लेना है और लेकिन ये नहीं लेना है? जी, तो सबसे बड़ी बात है जब हम डाइट का ध्यान रखते हैं तो नेचुरल डाइट पे मैं बहुत ज्यादा जोर देती हूँ। उसमें ये नारियल पानी तो भगवान ने एक वरदान दिया हुआ है, तो नारियल पानी लें और नींबू पानी ले सकते हैं। फल और फलों के जूस लें, लेकिन एक बात बोलूंगी कि कोई भी प्रिजर्वेटिव या जिसमें अजीनोमोटो या इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं वो बिल्कुल भी नहीं लें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घर का ताजा और इसी टाइम का बना हुआ गरम गरम भोजन करेंगे वो बहुत सात्विक होगा, आपके अपने हाथों से बना होगा। जब आप ये सोच के खाएंगे कि मैं अपने बच्चे के लिए खा रही हूँ तो उसका असर ही बच्चे पे बहुत अच्छा होगा। इसके
अलावा जब हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है ना राजीव जी, तो हमें दवाइयाँ दें। हाँ, ये कहूंगी कि अपने टेस्ट जरूर कराएं। आजकल के जितने भी टेस्ट हैं वो कराना इसलिए जरूरी है कि आजकल आप देख रहे हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बहुत बढ़ा हुआ है, तो अपने सारे टेस्ट जरूर करा लें, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग डाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कैल्शियम और आयरन देना शुरू करते हैं, जो हमें दूध या डाइट से तो मिल सकता है, लेकिन अगर कमी होती है तो कैल्शियम आप ऊपर से भी ले सकते हैं। अब रही बात आयरन की, आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन आपका ठीक रहेगा अगर आप डाइट बहुत अच्छी लें। आयरन किस में बहुत ज्यादा होता है डाइट में? पालक हो गया, मेथी हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, और गाजर हो गई, टमाटर हो गया, और चुकंदर हो गया, मुनक्का, किशमिश और अंजीर। ये जो ड्राई फ्रूट है इनको भी आप भिगो के या धीरे धीरे चूसेंगे तो इमीडिएटली एक तो उसको एनर्जी मिलती है, एक हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये बातें मैं आपको एक राजीव जी अपने तजर्बे से कहूंगी। लगभग 25 साल हो गए हैं, मैंने प्रेग्नेंट लेडी में जितने भी अपने पेशेंट या अपने रिश्तेदारों को आयरन या तो हर्बल दिया है या नेचुरल डाइट पे दिया है, और मॉनिटर रखा है कि इनका हीमोग्लोबिन कम ना हो। अगर उनका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है तो उनको इसी डाइट पे रख के और हर्बल जो हमारे आयुर्वेद के होते हैं उनको दे देती हूँ। तो उससे क्या देखा मैंने, जो बच्चों में आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा जॉन्डिस होता है, तो वो नहीं पाया गया। तो मैं अगर ये प्रोग्राम डॉक्टर के माध्यम से चाहती हूँ, वो भी रिसर्च करें, वो भी इसको ट्राई करें कि जितना हो सके हर्बल आयरन दें, जिससे कि जो होने वाले बच्चे को जॉन्डिस है उससे उसको बचाया जा सकता है। तो यानी आयरन हर्बल फॉर्म में दिया हुआ जॉन्डिस से बचाव करेगा, आपका अनुभव कहता है? जी, जो इन्फेंट जॉन्डिस होता है थोड़ा बहुत वो होगा, उसके अलावा जो बहुत सीवियर जॉन्डिस होता है उससे बच्चे बचे रहते हैं। ये मेरा लगभग 90% केसेस ठीक हुए हैं। एक दो जिनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था तो मुझे एलोपैथी भी देनी पड़ी, इंजेक्शन भी कई जगह। तो मैं ये नहीं कहती कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं दें, वहाँ जरूर दें, लेकिन जहाँ तक अगर कोई हेल्दी है, उसका हीमोग्लोबिन ठीक चल रहा है, तो कोशिश करें कि डाइट और हर्बल वो दें, जिससे कि हम एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जॉन्डिस से बचा सकें। 7वें से 9वें महीने तक का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें कुछ खास तैयारी करने की जरूरत है? देखिए राजीव जी, आजकल मैं ये तो जरूर कहूंगी कि आप अपने नए डॉक्टर जो एलोपैथी में इतनी अच्छी रिसर्च हो गई है उसके जरूर कांटेक्ट में लेबर वहीं डिलीवरी वहीं कराएं। लेकिन कुछ छोटे छोटे टोटके आपको जरूर बताऊंगी कि जब आपका फुल टर्म हो जाता है तो 7th, 9th, 8th मंथ वाला जब थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा चलता है तो उसमें 7th मंथ हमारा सेफ होता है, लेकिन 8th मंथ हमारा थोड़ा सा रिस्की होता है, तो थोड़ी प्रिकॉशंस लेके रहें। 9th मंथ में अपनी बॉडी की मसाज करें थोड़ी सी हल्के हाथों से, जिससे कि आपकी जो मसल्स है वो डिलीवरी के टाइम आपको स्ट्रेच ना पड़े। एक स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाएं तो उसमें कमी आती है, और हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे चक्की चलाना पुराने जमाने में करते थे, झाड़ू पोछा लगाना। आजकल की लड़कियां ये सब नहीं करती, ज्यादा सैर करती हैं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी बॉडी को स्ट्रेचिंग करती रहेंगी तो उनको डिलीवरी बहुत आसान हो जाती। और तब इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी बहुत हो जाती थी कि लेडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती थी, आजकल वो बहुत कम होती जा रही है, तो उसका बहुत ध्यान रखें। प्लस जब आपके लेबर शुरू होते हैं तो उसमें भी कुछ स्टेजेस होती हैं। जो शुरू की स्टेज में क्या होता है, पीरियड जो दर्द का होता है वो थोड़ा होता है, दूसरा कम होता है। उस टाइम पे लेडी को चाहिए अपना ध्यान डाइवर्ट करें। म्यूजिक थेरेपी इसके लिए बहुत अच्छी है, आप चाहें तो उस टाइम टीवी भी देख सकते हैं, कोई बुक पढ़ना चाहें, या जो आपको अच्छा लगता है वो करें। जैसे जैसे वो दर्द का पीरियड बढ़ता है तो सांसों पे बहुत ध्यान दें। ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या उल्टी गिनती करना, ये भी आपका ध्यान हटाता है और आपकी लेबर पे आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि जब लेबर होता है उस टाइम तक आपको एग्जॉस्ट नहीं होना, थकना नहीं है, जिससे कि लेबर के टाइम स्ट्रांगली आप पुश आउट करके बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये अगर आप प्रिकॉशन ले तो बहुत अच्छा है। आपने बात की 7वें से 9वें महीने तक हमें क्या तैयारी रखनी है। अब बच्चे का जो जन्म है वो हो गया तो माँ, ऐसा कहा जाता है कि अब तो मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि पहले 6 महीने केवल माँ अपना दूध पिलाए, बाहर का डिब्बे बंद दूध ना दे, अपना दूध पिलाए, क्योंकि वो दूध नींव है बच्चे के स्वास्थ्य की। अगर वो दूध उसको मिलता है तो उसे सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसकी बॉडी को जो जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक बॉन्ड डेवलप हो रहा है जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है माँ और बच्चे में। लेकिन दूसरी ओर माँओं में एक भावना ये बहुत तेजी से घर कर रही है कि अगर हम बच्चे को अपना दूध पिलाएंगे तो हमारी फिगर खराब हो जाएगी। तो ऐसे में आपका क्या सुझाव है? हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया राजीव जी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आजकल सबसे पहले उसको फर्स्ट
मिल्क जो माँ का दूध होता है वो पिलाया जाता है, वो जो बहुत ही ताकतवर होता है, ठीक है। और चूंकि इस टाइम माँ के अंदर वात की प्रवृत्ति बहुत बढ़ चुकी होती है और वात को शांत करने के लिए हम थोड़ा घी का इस्तेमाल करते हैं कि जो घी होता है वो वात को शांत करता है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हम उसको खिलाते भी हैं घी, शीरा वीरा बना के, और मालिश भी करते हैं जो नरिशमेंट भी होती है। अब माँ का दूध जब हम पिलाते हैं तो वो वात को भी शांत करता है, तो उसकी फिगर भी ठीक बनी रहती है। राजीव जी, ये बड़ी गलत धारणा है कि दूध पिलाने से आपकी फिगर खराब होती है। रादर मैं ये कहूँ कि इससे फिगर ठीक होती है, क्योंकि उससे जो हमारे अंदर वात है वो शांत होती है। और बताना चाहूंगी कि आप जो घी को हम वात से आयुर्वेद में हम शांत करते हैं, तो हम आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद घी, पंजीरी, शीरा ये सब दिया जाता है माँ को कि अंदर जो नसें ढीली हो चुकी है, वात बढ़ चुकी है, वो शांत हो जाए। और जो मालिश कराते हैं वो भी बाहर शरीर से, जिससे कि पोषण हो शरीर स्किन के थ्रू भी, तो वो भी हम वात को शांत करने के लिए करते हैं। अब जब दूध पिलाते हैं तो वो भी वात को शांत करती है। तो आप देखिए ना, जो बढ़ी हुई वात थी वो शांत होती है, जो बढ़ा हुआ पेट था वो अपनी जगह आता है, स्ट्रेच मार्क खत्म होते हैं। और दूध पिलाने से क्या होता है कि बच्चा अपनी माँ के संग एक बॉन्डिंग सी रखता है, अटैचमेंट सी होती है उसके संग। जब माँ दूध पिलाती है, सिर पे उसके हाथ फेरती है, तो जो भावनाएं माँ के अंदर आती है वही बच्चे में जाती हैं, और बच्चा बड़ा सेफ, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है माँ के आंचल में। और इस टाइम पे मैं आपको 2-3 चीजें ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप दोनों स्तन से दूध पिलाएं बच्चे को, क्योंकि शुरू का जो दूध होता है वो बहुत पतला होता है और बाद का दूध गाढ़ा होता है। अगर आपके ट्विंस भी हैं तो कोशिश यही करें, या तो एक ही स्तन से पूरा एक बच्चे को दूध पिलाएं, दूसरे से दूसरे को। ऐसा ना करें एक बच्चे को ही पहला वाला पिला दें और बाद वाला दूसरे को, तो उसका इफेक्ट उन बच्चों पे भी आएगा। तीसरी बात, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, दूध होता ही माओं के कम है। एक तो उनका खाना पीना कम है, एक उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। तो उसको बढ़ाने के लिए एक तो दलिया, दूसरा आप उसके लिए जीरा और मेथी का इस्तेमाल करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शतावरी। शतावरी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आजकल पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, वो दिन में 2 बार लें। उससे मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि दूध बढ़ता ही बढ़ता है। जो आजकल बाजार में पाउडर आते हैं उनको दिन में 1 या 2 बार या 3, यानी शतावरी के चूर्ण, शतावरी चूर्ण भी आता है, आजकल कैप्सूल भी आ गए हैं। लेकिन मैं चूर्ण कहूंगी कि दूध में घोल के वो पीते रहें दिन में 2-3 बार, और हर बार 1 या 2 चम्मच उसमें डालते रहिए। डिपेंड भी करता है राजीव जी कि बार दूध बहुत ज्यादा आता है तो फिर हमें शतावरी कम करनी पड़ती है। कई लोग को टेस्टी लगता है, लेडीज को तो फंकी मार के ऊपर से दूध पी लेती है। तो ये मतलब बेसिकली हमने शतावरी खानी है। और अगर आपका दूध बहुत बढ़ गया तो उसकी क्वांटिटी को कम करें। पर जिनके दूध नहीं आता उन माओं से मैं कहूंगी वो जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये मेरे बहुत आजमाई हुई है। तो आप इसको दूध की फॉर्म में लें, सूखा लें, कैप्सूल की फॉर्म में लें, पर लें जरूर। डॉक्टर साहब, इसके अलावा माँ को, क्योंकि अनुभव कई बार तो माँ को पहला ही होता है ये, तो उसको ये पता नहीं होता कि क्या क्या करना है, तो क्या क्या सावधानियां हैं बच्चे को जो ये शुरू के दिन है इसको जो उसको पालन पोषण में। जो बच्चे को आप दूध पिलाते हैं उसमें ये ध्यान रखें कि जितना बच्चा दूध पीता है उसके संग संग उसका यूरिन भी पास होना बहुत जरूरी है। अब ये बात आ गई कि बच्चा पैदा होता है तो हमने इसको तो उसको साफ सुथरे कमरे में, जहाँ अगर धूप आ रही हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह की धूप बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ये जॉन्डिस से भी बचाती है, विटामिन डी भी बच्चे को मिलता है। तो एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन होता है कि बच्चे से मिलने के लिए लोग आते हैं, तो हम आयुर्वेद में 13 दिन तक माँ और बच्चे को दूर रखा जाता था। अब ये भी राजीव जी संस्कार आ गए ना, तो वो संस्कार इसलिए बनाए थे कि हम उनको इन्फेक्शन से बचाते थे। एक तरह से वो हमारा जो संस्कार था वो इसलिए था कि कोई उसको कम से कम उठाए, बाहर की जो भी कोई बीमार कोई इन्फेक्शन बच्चे को ना लगे। तो इसलिए अगर आप बच्चे को देते भी हैं तो उनके हाथ साफ होने चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए। मुंह के पास बच्चे के मुंह बिल्कुल भी नहीं लाएं, उसको दूर रखें, तो बच्चा बीमारियों से बहुत बचा रहता है। बच्चे का जो कमरा मैंने जैसे बताया बड़ा हवा और धूपदार, हवा डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, धूप अच्छी है बहुत अच्छा। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, हम पंखे के एकदम नीचे सो जाते हैं, तो वो अवॉइड करें। अगर कोशिश करें कि दूर पंखे से डायरेक्ट बच्चे को हवा ना लगे। हाँ, इसके लिए मुझे लगता है एसी बेटर है, क्योंकि हम उसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पर वो भी पंखे की उसकी हवा बच्चे को डायरेक्ट नहीं लगे। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें। और सर्दियों में डॉक्टर साहब क्या प्रिकॉशंस है? सर्दियों में ये कि डायरेक्ट हवा ठंडी नहीं लगे, बच्चे की छाती को जरूर बचा के रखें। और लोग क्या करते हैं, टोपी बहुत पहनाते हैं पर मोजे नहीं पहनाते। पैरों को गर्म रखें, पेट को गर्म रखें, सिर को बचा के रखें। लेकिन जो लोग टोपी पहनाते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो टोपी एकदम हटा नहीं दिया करें, वो सर्द गर्म हो जाता है। या तो पहनाए तो फिर हटाए नहीं। ये छोटी प्रिकॉशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे को बड़ी जल्दी जल्दी जुकाम खांसी होने लग जाती है। डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ भी बताया उसमें एक बात तो बहुत क्लियरली सामने आती है और वो बहुत बड़ा सच भी
भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि माँ ये ना सोचे कि मेरी फिगर खराब होगी। फिगर तो बिल्कुल कतई खराब नहीं होगी, डॉक्टर साहब ने बताया। और उसका सबसे बड़ा फायदा 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाने का ये है कि एक जो पर्सनल बॉन्ड माँ का बच्चे के साथ बनता है, ये बच्चे के संस्कारों की नींव है। बच्चे का जो माँ के साथ जुड़ाव है वो बहुत बहुत गहरा हो जाता है। आज अगर हम शिकायत करते हैं कि बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करते, तो कहीं पीछे हम दोषी जरूर रहे होंगे। हमने या तो दूध पिलाने में लापरवाही की, या बच्चे के साथ जो एक नाता वैसे जोड़ना था वो हमने डायरेक्टली नहीं जोड़ा। माँ ने बच्चे को अपनी मेड के पास छोड़ दिया, मेड उसका ख्याल रख रही है, तो बच्चे के अंतर मन पे उस मेड की छाप पड़ रही है, क्योंकि बड़ा कोमल मन है। तो अगर माँ डायरेक्ट बच्चे के साथ इन्वॉल्व भी होती है, उसको अपना दूध भी पिलाती है, तो मुझे लगता है कि बच्चे का जो माँ के प्रति समर्पण भाव है ना, वो उसको बाद में सिखाना नहीं पड़ता, वो यहाँ पे उसने बीज बो दिया, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने राजीव जी बहुत सही बात की। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसकी जो ममता है ना, उमड़ उमड़ के अपने बच्चे पे आती है, उस प्यार से उसको देखती है, सिर पे हाथ फेराती है, और जो थॉट वो सोचती है, इस टाइम लेडीज को या माँ को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे विचार या कोई अच्छा भजन लगा ले, या कोई जो भी उसको म्यूजिक अच्छा लगता है वो लगा ले, और वही संस्कार जो आप चाहती है इमेजिन करना शुरू कर दे कि मेरा बच्चा बड़ा होके कैसे बनेगा, कितना शांत, कितना। हम नॉर्मल कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, लेकिन अगर हम वही चीजें अब डालें, पॉजिटिव डालना शुरू कर दें, तो आप देखें बच्चे के वही संस्कार दूध के माध्यम से, उसके थॉट के माध्यम से उस बच्चे के अंदर पहुंच जाते हैं। एक और ध्यान रखें, जब बच्चे को आप दूध पिलाएं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको डकार जरूर दिलाएं, क्योंकि जो उसकी फूड पाइप होती है बहुत छोटी होती है। तो जब वो डकार ले ले फिर आप उसको दूध पिलाएं, फिर आप उसको डकार दिलाएं, फिर दूध पिलाएं, और पीठ थपथपाते रहने से ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उससे बच्चे को दूध भी हजम हो जाता है। और फिर जब वो सोता है तो कोई मीठी सी लोरी या गीत गाकर उसको सुलाएं, या जो इस टाइम आप बोलेंगे, क्योंकि साइंस ने प्रूव किया है इस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो जो हम डालते हैं वो बच्चे के अंदर वो संस्कार पढ़ते चले जाते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी। अगर इसको माँ ने समझ लिया कि ये कैसे बच्चे पे काम करता है, उसकी सारी पर्सनैलिटी आप चेंज कर सकते हो। माँ के पास सब कुछ है, वो वीर भी बना सकती, उसके अंदर इतनी शक्ति है माँ के अंदर कि वो अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहती है। मतलब माँ का एक रोल है कि वो बच्चे को किसी भी तरह बना सकती है। तो आपने ये सही बात करी कि ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है और सुलाती है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चाहे अच्छा से अच्छा उसके अंदर डाल के एक अच्छे शिशु को, अच्छे भविष्य को, एक अच्छी संतान को आगे बढ़ा देती है। हाँ डॉक्टर साहब, चलते चलते एक जो प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि बच्चा अक्सर रोता है और माँ को ये समझ में नहीं आता कि ये रो क्यों रहा है, क्योंकि बता तो वो पाता नहीं। तो क्या कुछ ऐसे हिंट्स हैं आपके पास, आपके अनुभव से, कि बच्चा किस तरह से रो रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और उस बॉडी लैंग्वेज की क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? राजीव जी, बच्चा अक्सर रोता है और हमको ये लगता है कि बस ये रो रहा है और इसको भूख लगी है, फटाफट दूध पिलाओ। ऐसा नहीं है। आप बच्चे को बड़े इंटरवल के बाद दूध पिलाएं जिससे उसमें डिसिप्लिन आए। अब जब बच्चा रोता है तो कॉज को ढूंढे, वो रो क्यों रहा है, कि इसको सच में भूख लगी है या कोई और कारण है। उसको जब कई बार क्या होता है कि आप डायपर पहनाते हैं या नैपी रैशेज हो जाते हैं या कहीं बॉडी में इचिंग होने लग जाती है, तो बच्चा लाल एकदम हो जाएगा, मुंह को खूब जोर से रब करने लग जाएगा। समटाइम उसके अंदर गीला पड़ा हुआ तब रोने लग जाता है। कई बार आईज नोज इन्फेक्शन होता है तब रोने लग जाता है, तब गैस बन रही हो तब, पेट में दर्द हो रहा तब, या बच्चा किसी फॉर्म में दूध नहीं ले रहा तो आप इसको दें तो ये पूरी ताकत देगा और बच्चा बिल्कुल हेल्दी और आपको प्रसन्न नजर आएगा। डॉक्टर साहब, वैसे तो हर माँ का सपना होता है कि उसका जो बच्चा है स्वस्थ हो, गुणवान हो, ऊर्जावान हो और जीवन में बहुत आगे तक बढ़े, लेकिन वो संभव कैसे हो, उसकी जो नींव है वो इतनी मजबूत कैसे हो, ये आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं ने जाना। और हमें पूरी आशा है कि माएं खास तौर से इन टिप्स को, ये जो जानकारियां आपने दी, अपने जीवन में लागू करेंगी और माँ बनते समय इन बातों पर विशेष ध्यान देंगी, ताकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें, स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण हो सके। आपका स्टूडियोज में आने के लिए और बेहतरीन जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।